गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट 2 टर्म से इंक्लाइंड रेफरेंस फ्रेम के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस निकाल रहे हैं और हमने प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले 2 डायमेंशनल केस लिया था, यानी 2 निर्देश तंत्र हैं एस और एस डैश और दोनों में 2 एक्सिस हैं। एस के निर्देश हैं एक्स और वाई और एस डैश के हैं एक्स डैश वाई डैश। कोई पिंड P है, उसके S में कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और S डैश में एक्स डैश वाई डैश। तो इसके लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन निकाला था कि x डैश का एक्स वाई के साथ संबंध इस तरह से होगा, x डैश इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा और y डैश इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इस पूरी इक्वेशन को कॉस की फॉर्म में चेंज कर दिया था और उसकी सहायता से हम एक इस रूप में लिखने में इसमें सफल रहे थे कि x डैश इक्वल्स टू एक्स कॉस एंगल हुआ x डैश का जब x के साथ है तो x डैश ओ एक्स प्लस जब y के साथ टर्म है तो जो एंगल होगा कॉस x डैश ओ वाई। इसी तरह y डैश की फर्स्ट टर्म x के साथ तो एंगल हो गया कॉस y डैश ओ एक्स और y डैश की सेकंड टर्म y के साथ तो टर्म हुई y कॉस एंगल हुआ y डैश ओ वाई। तो ये इस तरह की एक टर्म आ गई कि जब x डैश का x के साथ रिलेशन है तो एंगल x डैश ओ एक्स, x डैश का y के साथ है तो एंगल x डैश ओ वाई। इसी तरह y डैश का जब x के साथ है तो y डैश ओ एक्स और y डैश की टर्म जब y के साथ है तो एंगल y डैश ओ वाई। इसका मतलब हुआ कि अगर 3 डायमेंशनल हुआ तो हम एक और टर्म इसमें ऐड कर देंगे और एंगल जब x डैश की z के साथ टर्म लिखेंगे तो वो हो जाएगी z कॉस एंगल हो जाएगा x डैश ओ z। इसी तरह y डैश में एक्स्ट्रा टर्म हो जाएगी प्लस z कॉस z डैश ओ y डैश ओ z। इसी तरह से z डैश के लिए लिख सकते हैं। तो हमने x डैश y डैश और z डैश के लिए ये 3 रिलेशंस इस तरह से इन इक्वेशन की सहायता से लिखे थे और इसको उसके बाद और एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज किया था। तो मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने ये जो एंगल्स थे x डैश ओ एक्स को, जैसे दोनों का 1 1 x है, s डैश का भी फर्स्ट एक्सिस x डैश और s का फर्स्ट एक्सिस x, तो ये a11 नाम दे दिया। इसी तरह x डैश ओ वाई, s डैश का फर्स्ट एक्सिस s का सेकंड एक्सिस तो नाम दे दिया a12। इसी तरह से बाकी सभी को हमने इस तरह के aij की फॉर्म में लिख दिया। तो ये इक्वेशन x डैश y डैश और z डैश के लिए आ गई थी और उसके बाद हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखा x डैश y डैश z डैश इक्वल्स टू ये मल्टी मैट्रिक्स गुणांक आ गया और एक और कॉलम मैट्रिक्स x y z के रूप में। तो ये x डैश y डैश z डैश का x y z जो कि s के कोऑर्डिनेट हैं उनके साथ संबंध बता रहा है। तो ये हुआ s डैश का s के साथ स्थिति के लिए रूपांतरण संबंध या रूपांतरण समीकरण। जब स्थिति के लिए हम ज्ञात कर लेते हैं उसके बाद वेग का ज्ञात करने के लिए हम उन संबंधों को समय के साथ डिफरेंशिएट करते हैं या अवकलित करते हैं। ऐसा ही हमने यहाँ पर भी किया। तो क्योंकि a11, a12, a13 ये जो 9 गुणांक हैं ये कॉस के एंगल्स हैं और चूंकि वो एंगल है वो थीटा जो हमने लिया था वो कांस्टेंट है, तो ये सारे 9 गुणांक हैं ये कांस्टेंट होंगे, इसलिए इनका समय के सापेक्ष अवकलन 0 हो जाएगा और या इनके लिए का समय के सापेक्ष अवकलन वाली टर्म नहीं आएगी। तो हमारे पास रिलेशन इस तरह का होगा dx डैश अपॉन dt, dy डैश अपॉन dt और dz डैश अपॉन dt ये इसी तरीके से और dx अपॉन dt
dy अपॉन dt और dz अपॉन dt। dx डैश अपॉन dt का मतलब s डैश में s डैश में x डैश दिशा में विस्थापन में परिवर्तन की दर या s डैश में कण या पिंड का x डैश दिशा में वेग, ये y डैश दिशा में वेग हो जाएगा, ये z डैश दिशा में वेग होगा। इसी तरह ये s के लिए x दिशा में वेग पिंड का, ये y दिशा में वेग और ये z दिशा में वेग। तो इन घटकों को अगर हम vx डैश, vy डैश, vz डैश नाम दे दें, इसी तरह इसको vx, vy और vz नाम दें, तो नेक्स्ट जो टर्म है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो vx डैश, vy डैश, vz डैश इक्वल्स टू वही 9 गुणांकों की मैट्रिक्स और साथ में vx, vy, vz। ये s निर्देश तंत्र में पिंड के वेग के घटक हैं, ये s डैश निर्देश तंत्र में पिंड के वेग के घटक हैं। तो ये s डैश में पिंड के वेग का s में पिंड के वेग के साथ संबंध है, तो इसको हम कहेंगे वेग हेतु रूपांतरण संबंध। त्वरण के लिए ज्ञात करना है तो फिर से इस जो संबंध हमने निकाला है उसको पुनः समय के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना होगा या अवकलित करना होगा। वही लॉजिक की, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है इसलिए ये 9 गुणांक हैं, ये नियत हैं, कांस्टेंट है, इसलिए इनका अवकलन नहीं होगा। और जो रिलेशन हमारे पास आ जाएगा वो इस तरह का होगा कि dvx डैश अपॉन dt, dvy डैश अपॉन dt और dvz डैश अपॉन dt, और इधर हो जाएगा dvx अपॉन dt, dvy अपॉन dt और dvz अपॉन dt। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो जब ये x डैश के साथ है तो ये हो गया ax डैश, यानी s डैश में x डैश दिशा में पिंड के त्वरण का घटक। ये ay डैश, dvy डैश अपॉन dt, ay डैश और dvz डैश अपॉन dt, az डैश वही मैट्रिक्स गुणांक एज सच, और ax, ay, az, dvx अपॉन dt ax है, dvy अपॉन dt ay है और dvz अपॉन dt az है। ये s में पिंड के त्वरण के x y z दिशा में घटक है और ये s डैश में पिंड के त्वरण के x डैश y डैश z डैश दिशा में घटक है और ये मैट्रिक्स गुणांक है। तो ये s डैश निर्देश तंत्र में पिंड के वेग का त्वरण के s में पिंड के त्वरण के साथ संबंध है, इसलिए हम इनको कहेंगे त्वरण हेतु रूपांतरण संबंध। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमको बल के लिए निकालना होता है और ये हम जानते हैं कि F इक्वल्स टू ma होता है, यानी पिंड के त्वरण से अगर हम द्रव्यमान को गुणा कर दे पिंड के द्रव्यमान को तो हमें बल प्राप्त हो जाएगा। तो वही हम करेंगे कि इस पूरी टर्म को इधर m से, अगर पिंड का त्वरण m मान ले, वेग द्रव्यमान m मान ले, तो m से इधर गुणा कर देते हैं और m से ही राइट हैंड साइड में गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा max डैश, may डैश और maz डैश। इसी तरह इधर हो जाएगा max, may और maz। max डैश का मतलब x डैश दिशा में बल का घटक, ये हो जाएगा y डैश दिशा में बल का घटक और z डैश दिशा में बल का घटक। इधर max का मतलब x दिशा में बल का घटक, may y दिशा में बल का घटक और maz z दिशा में बल का घटक। तो इनको वही हमने m से गुणा करने पर ये रूपांतरण समीकरण हमको मिल जाएंगे। fx डैश, fy डैश, fz डैश इक्वल्स टू वही 9 अवयवों का मैट्रिक्स गुणांक और fx, fy, fz ये s में पिंड के वेग के घटक हैं, ये s डैश में पिंड के वेग के घटक हैं।
तो ये कहलाएगा बल के लिए रूपांतरण समीकरण। तो ये हमको बल के लिए रूपांतरण समीकरण प्राप्त हो गए। तो इसी मैट्रिक्स रूप में यानी हमने स्थिति के लिए या निर्देशांकों के लिए, वेग के लिए, त्वरण के लिए और बल के लिए रूपांतरण समीकरण प्राप्त किए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको सिद्ध करना है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत कोण से झुका हुआ निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होता है। ऐसा सिद्ध करने के लिए हम हमेशा ये मानते हैं कि एक निर्देश तंत्र को जड़त्वीय मान लेते हैं, यानी वो निर्देश तंत्र न्यूटन के जड़त्व के नियम का पालन करता है। तो यहाँ भी हम मान लिया कि एस निर्देश तंत्र मान लीजिए जड़त्वीय है, यानी न्यूटन के जड़त्व का नियम का पालन करता है और बाह्य बल की अनुपस्थिति में पिंड का वेग नियत रहता है या एक समान बना रहता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो पिंड का त्वरण शून्य रहता है, 0 होता है। यानी यदि S को हमने जड़त्वीय मान लिया तो S में F = 0 होने पर यानी बल कार्य ना करने पर पिंड पर, तो उसका त्वरण A है वो 0 होना चाहिए। F = 0 है, इसका मतलब Fx 0 होगा, Fy 0 होगा और Fz भी 0 होगा, क्योंकि F के 3 घटक इसी तरह से होंगे कि I कैप Fx प्लस J कैप Fy प्लस K कैप Fz। इसी तरह A के लिए भी होंगे I कैप Ax प्लस J कैप Ay प्लस K कैप Az। और चूंकि x, y, z हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो यदि f = 0 है, इसका मतलब तीनों कंपोनेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। तो ये 0 हो गए। तो बल के लिए हमने अभी जैसा रूपांतरण समीकरण ज्ञात किया कि Fx = 0 है, Fy = 0 है, Fz = 0 है। इसका मतलब हमारा रिजल्ट आ जाएगा कि Fx' = 0 मिलेगा, Fy' भी 0 मिलेगा और Fz' भी 0 होगा। तो ये तीनों अगर 0 हैं इस निर्देश तंत्र में पिंड के वेग बल के घटक, तो S' में भी जो बल के घटक होंगे वो 0 होंगे या 0 होंगे। इसका मतलब Fx' 0, Fy' 0 और Fz' 0, इसका मतलब हुआ F' = 0 हुआ। तो हमें रिजल्ट मिला कि F = 0 होने पर F' भी 0 होगा बल के रूपांतरण समीकरण से। इसी तरह से चूंकि A = 0 है न्यूटन के जड़त्व के नियम का पालन करते हुए S निर्देश तंत्र में, तो उसके तीनों जो घटक होंगे त्वरण के वो भी 0 होने चाहिए, यानी Ax = 0, Ay = 0 और Az = 0। तो हमने अभी जैसे रूपांतरण समीकरण त्वरण के लिए प्राप्त किए थे कि Ax = 0, Ay = 0 और Az = 0 होने पर उन्हीं रूपांतरण समीकरणों से हम लिख सकते हैं Ax' भी हमको 0 मिलेगा, Ay' भी 0 मिलेगा और Az' भी 0 मिलेगा। तीनों कंपोनेंट 0 हैं, इसका मतलब A' भी 0 होगा। इसका मतलब हुआ कि यदि A = 0 है तो A' भी 0 होना चाहिए। तो हमने दो रिजल्ट प्राप्त किए, F = 0 है तो F' भी 0 और A = 0 है तो A' भी 0। इसका मतलब हुआ कि S को हमने निर्देश तंत्र को जड़त्वीय माना था, तो F = 0 होने पर A = 0 हुआ। लेकिन इन रूपांतरण समीकरणों से हमें ये भी प्राप्त हुआ कि F' = 0 है तो A' = 0, यानी S' में पिंड पर बल कार्य नहीं कर रहा है तो उसका त्वरण 0 होगा। त्वरण 0 होगा यानी उसका वेग है वो एक समान होगा, यानी S' में भी बाह्य बल की अनुपस्थिति में पिंड का त्वरण 0 होगा, या S' निर्देश तंत्र भी न्यूटन के जड़त्व के नियम का
पालन करता है। तो इससे सिद्ध होता है कि यदि एक निर्देश तंत्र जड़त्वीय है तो उसके सापेक्ष s डैश जो कि थीटा कोण नियत कोण से झुका हुआ था वो निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय प्राप्त हुआ। यानी हम ये सिद्ध कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत कोण से झुका हुआ निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होता है। तो अभी तक हमने 3 केस स्टडी किए हैं कि एक स्थानांतरित निर्देश तंत्र, उसके लिए हमने रूपांतरण समीकरण ज्ञात किए थे और उसमें भी हमने सिद्ध किया था कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थानांतरित या विस्थापित निर्देश तंत्र जड़त्वीय होता है। दूसरा केस हमने लिया एक समान वेग से गति करते हुए निर्देश तंत्र के लिए और उसमें भी हमने रूपांतरण समीकरण प्राप्त करते हुए ये सिद्ध किया कि एक निर्देश तंत्र यदि जड़त्वीय है तो उसके सापेक्ष यदि दूसरा निर्देश तंत्र एक समान वेग से गति कर रहा है तो वो भी जड़त्वीय होगा। और तीसरा केस कि जिसमें हमने एक इंक्लाइंड रेफरेंस फ्रेम के लिए रूपांतरण समीकरण प्राप्त किए और उसमें भी हमने सिद्ध किया कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष झुका हुआ नियत कोण से झुका हुआ निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होता है। तो ये 3 केस जड़त्वीय निर्देश तंत्र के उदाहरण है। स्थानांतरित एक समान वेग से गति करता हुआ या त्वरण नहीं हो, सिर्फ एक समान वेग से गति कर रहा है और एक समान कोण से झुका हुआ निर्देश तंत्र जड़त्वीय होता है। इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।